हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या है? क्रिया जैसे नाम से ही पता चल रहा, क्रिया साधारण शब्द में समझ ले, कोई भी कार्य करने को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना, सोना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक है। कुछ भी काम करना, कुछ भी कार्य करने का होने का बोध कराना, ये क्रिया है। उठना, बैठना, खाना, पीना, नाचना, सोना, ये सब क्रिया है। अब क्रिया का जो अर्थ होता है वो है करना। प्रत्येक भाषा की वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। जैसे जो करता है ना, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को कर रहा है वह कर्ता होता है। जैसे अली पुस्तक पढ़ रहा है, अली है कर्ता। बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है और उनके द्वारा जो किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे अली ये तो कर्ता है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये है क्रिया। ठीक है, कर्ता और क्रिया। अब समझ में आया? जो कोई कुछ काम कर रहा है, जिसके द्वारा वह काम किया जा रहा है, वह कर्ता होता है। और जो जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वो तो कर्ता होता है, लेकिन जो काम करता है, जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आया? उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा करता है और उनके द्वारा जो किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ रहा है, गिर गया। ये अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं की गई, बल्कि स्वतः हो गया। ठीक है। बाजार में बम फट गया, कोई फट गया। ठीक है। बारिश हो रही है, पलंग से गिर गया। यह कराया नहीं गया, खो गया, स्वतः हो गया। तो अतः इसमें कर्ता का कोई प्रधान नहीं है। इसमें कर्ता का कोई प्रधान नहीं है। तो वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता या अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जो स्वतः नहीं होता कार्य, जो हो जाता है, उसमें कर्ता का आवश्यक नहीं होता है। ऐसे ही वह शब्द बन जाता है। जैसे पानी लाओ, इसमें कोई कर्ता नहीं है, क्रिया हो रहा है, क्रिया कराया जा रहा है किसी से भी। पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, यह सब जो कहा जा रहा है, यह तो कहा जा सकता है कि जिन शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिसके द्वारा किया जा रहा है क्रिया, उसे कहते हैं कर्ता। और जो काम को करता है, जो क्रिया हो रहा है, जैसे अभी बताए ना, पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको, जाओ, खाओ, पियो। ठीक है। इसमें कर्ता नहीं है, तो इसमें पता चल रहा है कि क्रिया हो रहा है। ठीक है। इसे कहते हैं क्रिया।
अब जैसे धातु, धातु क्या है? क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसे कहते हैं धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल धातु जो होता है उसमें ना जोड़ देने से, ना का प्रत्यय जोड़ देने से यह क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे धातु रूप है बोल, धातु रूप है पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, सो, है ना। ये सब क्या है? धातु रूप है। क्या है? धातु रूप है। क्रिया जो हो रहा है ना, जो क्रिया है ना, उसको ये धातु रूप है। अब ये धातु रूप में सामान्य रूप कब होता है? जब इसमें ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं। धातु रूप में जब ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं तब वह सामान्य रूप बनता है। समझ में आया? क्लियर हुए? जिस धातु में ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं वह सामान्य रूप बनता है। जैसे बोल में जब सामान्य रूप जोड़ देते हैं तब बोलना हो जाता है, तब वो क्या होता है? सामान्य रूप होता है। बोल ये तो धातु रूप है, जैसे उसमें ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो सामान्य रूप बन जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? बोलना। पढ़ से ना को जोड़ देने से क्या होता है? पढ़ना। घूम को ना से जोड़ देना, ना प्रत्यय जोड़ देने से क्या होता है? घूमना। गाना, हंसना, देखना। ठीक है, धातु रूप और सामान्य रूप समझ में आया? क्लियर हुए? अब आते हैं हम लोग क्रिया के भेद। क्रिया के ना प्रकार होते हैं। ठीक है, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। संरचना, जैसे किसी की ढांचा हम बनाते हैं ना, जिसे किसी का निर्माण करते हैं ना, उसकी जो संरचना होती है ना, ढांचा होता है ना, और उसे प्रयोग किया जाता है ना, उसके आधार पर ये क्रिया का भेद बताते हैं। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वह होते हैं 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त क्रिया। क्या? संयुक्त क्रिया। जैसे उसके नाम से पता चल रहा है ना, किसी से साथ मिला हुआ है। ठीक है, जोड़े हुए हैं। संयुक्त, संयुक्त का क्या अर्थ है? जोड़े रहना। संयुक्त क्रिया मतलब जोड़े रहना, उसको किया जाना कार्य संयुक्त क्रिया। ठीक है। नाम धातु, जैसे हम लोग बताए ना, धातु कोई भी जैसे बोल, पढ़, ये सब धातु हुआ ना क्रिया का, और जैसे उसमें ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है? सामान्य। ठीक है, सामान्य धातु। अब नाम धातु, तीसरा है प्रेरणा धातु, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पहला क्या है? संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा मूल क्रिया, छठा नामिक क्रिया, सातवां समस्त क्रिया, आठवां सामान्य क्रिया, नौवां सहायक क्रिया, 10वां सजातीय क्रिया, 11वां विधि क्रिया, 11वां विधि क्रिया। ठीक है, और एक बार हम पढ़ देते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। ठीक है, अब हम लोग इसका व्याख्या करेंगे। जो ये सब क्रिया क्या क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, संयुक्त क्रिया, जैसे हम लोग शुरू में बताएं,
कोई किसी के साथ जुड़े रहना, मिले रहना, वो क्या होता है? संयुक्त होना कहलाता है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कोई दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, वह होता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। जो क्रिया में दो या दो से अधिक धातु का मेल होता है वह होता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब जैसे और शब्द में हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। जैसे और एक बार बताते, दो या दो से अधिक क्रियाएं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। किसी क्रिया में दो या दो से अधिक धातु क्रियाएं मिलती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण देखते हैं, बच्चा विद्यालय से लौट आया। बच्चा विद्यालय से लौट आया। किशोर रोने लगा। वह घर पहुंच गया। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं। क्या है एक से अधिक क्रियाएं? एक तो लौट के भी आ रहा और ऊपर से आया, ठीक है। लौट भी और आया, ठीक है। रोने लगा, ठीक है। वह घर पहुंच गया, ठीक है। ये सब किया है एक से अधिक धातु क्रिया, ठीक है, मिल रहा है। या एक से अधिक क्रियाएं जब मिलती है, दो या दो से अधिक धातु क्रियाएं या अधिक क्रियाएं मिलती है, तब वह संयुक्त क्रियाओं का निर्माण करती है। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया। यहाँ ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण कर रही है ना, एक ही कार्य को। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक लौट और दूसरा आया, लेकिन एक ही क्रिया बना रही, बच्चा विद्यालय से लौट आया, इसीलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया। समझ में आया? जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती है उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रियाएं, ठीक है। अब संयुक्त क्रियाएं में पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रियाएं रंजक क्रिया होती है। पहली जो क्रिया होती है ना वह होती है मुख्य, ठीक है, उसका मुखिया होते हैं। पहली जो क्रिया कर रहा वो होता है मुखिया और दूसरा क्रिया को क्या बोलते हैं? रंजक, ठीक है। तो यहाँ में व्याकरण की भाषा में जब क्रिया में दो क्रियाएं होती है तब तो वो संयुक्त क्रिया बनती है। अब संयुक्त क्रिया की जो पहली क्रिया है, पहला जो क्रिया होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं और जो दूसरा क्रिया होते हैं उसे कहते हैं रंजक क्रियाएं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, ठीक है। अब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ का विशेष बतलाता है। माता जी बाजार से आ गई। क्या बता रहा है? माता जी बाजार से आ गई। इस वाक्य में आ जो होता है मुख्य क्रिया और गई यह है रंजक क्रिया। समझ में? वह विद्यालय से घर लौट आया। लौट यह हो गया मुख्य क्रिया। लौट आया, लौट हो गया मुख्य क्रिया और आया हो गया रंजक क्रिया है। तो क्या हुआ? पहला क्रिया
मुख्य क्रिया। संयुक्त क्रियाएं में क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती है, जुड़ती है, ठीक है, धातु क्रिया जब मिलती है या जुड़ती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब एक ही क्रिया का बोध कराती है तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रियाएं। अब संयुक्त क्रियाएं में दो क्रियाएं होती है, एक मुख्य क्रिया, दूसरा रंजक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया दोनों मिलाकर क्या बनाती है? संयुक्त क्रिया। समझ में आया? मुख्य क्रिया और रंजक क्रियाएं दोनों आपस में मिलाकर क्या क्रिया बनाती है? संयुक्त क्रिया। तो अब समझ में आया संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया उपस्थित हो, दोनों मिलकर रहे, वह कहलाती है संयुक्त क्रिया। ठीक है। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनता है। यह किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न है, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रिया हो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनता है। जब उसमें ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं तो होना होता है। रो से ना का प्रत्यय जोड़ देते तो रोना होता है। सो से ना का प्रत्यय जब जोड़ देते तब क्या होता है? सोना। और खा से ना का प्रत्यय जोड़ देते हैं तब होता है खाना। तब वो क्या बनता है? सामान्य धातु क्रिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके अतिरिक्त होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये दोनों क्या बनाती है? संयुक्त क्रिया बनाती है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये दोनों क्रिया जो होती है वह संयुक्त क्रिया बनाती है। ठीक है। सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। ठीक है। और अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना। ठीक है। संयुक्त क्रिया में एक विशेषता है। पहला क्रिया क्या होती है? प्रधान क्रिया। और दूसरा क्रिया होती है रंजक क्रिया। हाँ, रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया। हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य जोड़ने से संयुक्त क्रिया का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है। अब जो संयुक्त क्रियाएं होती है ना, उसके 11 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं? 11। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। और संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। ठीक है। जैसे इसमें होते हैं अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 प्रमुख भेद। आरंभ बोधक क्या होता है? आरंभ बोधक। आरंभ बोधक जैसा नाम सुना जा रहा है। जो पहले शुरू करने का अर्थ क्या होता है? आरंभ। कोई भी काम को शुरू करने का क्या अर्थ होता है? आरंभ। तो जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया का आरंभ होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आरंभ बोधक। क्या कहते हैं? आरंभ बोधक। जिस क्रिया में शुरुआत जो शुरू होता है, जो शुरू होता है जो क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया में, उसे कहते हैं आरंभ बोधक क्रिया। तो उसे आरंभ होने का बोध कराता है ना, जिसे आरंभ बोधक कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, क्या है? पढ़ने लगा। आरंभ बोधक। पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा। ठीक है। ये सब क्या है? आरंभ बोधक क्रियाएं। अब आता है समाप्ति बोधक क्रियाएं। समाप्ति बोधक, जैसे नाम से पता चल रहा है, समाप्ति मतलब खत्म होने को क्या बोलते हैं? समाप्ति। तो जो खत्म होता है ना, जो क्रिया लास्ट में जो होता है, वो अंत में जो होता है क्रिया जो खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है? समाप्ति कर रहा है। तो वह क्रिया क्या कहलाता है? समाप्ति बोधक। तब पढ़ते हैं जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे कहते हैं समाप्ति बोधक क्रिया।
वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, मतलब हो गया है ना, जो कार्य पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया वह। ठीक है, धातु के आगे क्या है, चुकना। चुक के साथ ना का प्रत्यय लगा दिए तो क्या हुआ, चुकना। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। ठीक है, अब है अवकाश बोधक। जैसे अवकाश का मतलब क्या है, छुट्टी लेना, बोलते हैं ना छुट्टी लेना, लेकिन इसमें देखते हैं जिस क्रिया में निष्पत्र करने के लिए अवकाश का बोध हो वह होता है अवकाश बोधक क्रिया। जिस क्रिया को निष्पत्र करने के लिए, क्या करने के लिए, निष्पत्र करने के लिए, उसे कहते हैं अवकाश बोधक क्रिया। वह मुश्किल से सोने पाया, जाने न पाया। ठीक है, अनुमति बोधक क्रिया। अब आता अनुमति, कोई भी चीज का अनुमति लेते हैं, पूछते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुमति लेना। तो यह क्या कहलाता है, अनुमति क्रिया, जिसमें अनुमति लिया जाता है ना। अब देखेंगे, जिस क्रियाओं को करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो उसे कहते हैं अनुमति बोधक क्रिया। जिस क्रिया में अनुमति लिया जा रहा हो, अनुमति का बोध कराया जा रहा हो, उसे कहते हैं अनुमति बोधक क्रिया। जैसे मुझे जाने दो, ठीक है, मुझे बोलने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनता है, दे। ठीक है, दे या दो, ठीक है, दे या दो, उसके साथ ना को प्रत्यय जोड़ देते तो क्या बनता है, ना। दोना या फिर देना, दोना तो बोलेंगे नहीं, देना। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुमति बोधक क्रिया, जो अनुमति का बोध कराता हो। ठीक है, अब आता है नित्यता बोधक। नित्यता मतलब, नित्य मतलब रोज। ठीक है, जैसे हम लोग नित्य मतलब क्या समझते हैं, रोज। तो नित्यता बोधक, ठीक है, जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो, उसे कहते हैं नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। जिसमें बंद ना होने का भाव प्रकट हो उसे कहते हैं नित्यता बोधक। हवा चल रही है, ठीक है, नित्यता बोधक। पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा, ठीक है, बच्चा खेलता रहा, मतलब हो रहा, मतलब खेल रहा है, मतलब नित्य काम हो रहा, बंद नहीं हो रहा लेकिन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, नित्यता बोधक क्रिया। अब आता है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता, जैसे कोई भी आवश्यकता का मतलब क्या समझते हैं, जरूरी काम, जरूरी है ना, तो आवश्यक है जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो उसे कहते हैं आवश्यकता बोधक क्रिया। जिस क्रिया में आवश्यकता या कर्तव्य का बोध कराया जाए, बोध हो, उसे कहते हैं आवश्यकता बोधक क्रिया। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, क्या है, आवश्यक है ना, यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। मैं देख रही थी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है। सॉरी फ्रेंड, चलिए। अब आता है निश्चय बोधक। जिस संयुक्त मतलब जैसे समझते हैं क्या, निश्चय, कोई भी चीज का निश्चित होना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, निश्चय बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया का व्यापार का निश्चयता का बोध होता है, जिस क्रिया में निश्चयता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उस संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, निश्चय बोधक क्रिया। वह बीच ही में बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार की क्रियाओं में क्या आते हैं, निश्चयता बोधक, ठीक है, निश्चय होना, निश्चय बोधक क्रिया। अब आते हैं इच्छा बोधक। इच्छा का क्या अर्थ है, किसी भी चीज का इच्छा होना, ठीक है, अपना मन से होना। इससे क्रिया के करने में इच्छा प्रकट होती है। संयुक्त क्रिया में जब इच्छा प्रकट होता है ना क्रिया में, तब वो क्या बनता है, संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया। अब जैसे वह घर आना चाहता है, इच्छा हो रहा है ना उसे, वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं घूमने जाना चाहती हूँ, ठीक है।
इच्छा हो रहा है ना, ये क्या है, इच्छा बोधक क्रिया। इस क्रिया में क्या, जिसमें इच्छा प्रकट हो ना, उसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक क्रिया। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया, अभ्यास का मतलब क्या, कोई भी चीज का अभ्यास करते रहना। जिस क्रिया में अभ्यास का बोध होता है उसे कहते हैं अभ्यास बोधक। जिस क्रिया को करने से अभ्यास का बोध होता है उसे कहते हैं अभ्यास बोधक क्रिया। यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। इसमें अभ्यास का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या है, अभ्यास बोधक क्रिया। अब आते हैं शक्ति बोधक क्रिया। जिस कार्य को करने के लिए शक्ति का बोध होता है, ताकत का बोध होता है, ठीक है, शक्ति का बोध होता है। जिस कार्य को करने से, जिस क्रिया को करने से शक्ति का बोध होता है उसे कहते हैं शक्ति बोधक क्रिया। मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, ठीक है, सकना, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया। हाँ, अब आते हैं पुनरुक्त क्रिया। क्या होते हैं, पुनरुक्त क्रिया, मतलब पुनः उसके साथ उक्त, पुनरुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक या समान ध्वनि वाले क्रियाओं का संयोग होता है, मेल होता है, जब जुड़ता है, जो भी कहे उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त क्रिया। मतलब पुनरुक्त से नाम से पता चल रहा, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब दो समानार्थक, जैसे दोनों एक ही समान के अर्थ, ठीक है, या एक ही समान ध्वनि की जब क्रिया दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्त क्रिया। क्या कहते हैं, पुनरुक्त क्रिया। वह पढ़ा लिखा करता है, पढ़ा भी लिखा भी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों समानार्थक, दोनों ध्वनि, एक ही ध्वनि का ये हो रहा है, समान ध्वनि, तो ये क्या कहलाता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। वह पढ़ा लिखा करता है, वह यहाँ प्राय आया जाया करता है, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहते, मिलते जुलते, आया जाया, पढ़ा लिखा, है ना, ये सब क्या है ना, साथ साथ में हो रहा है, एक ही चीज है, ठीक है, समान अर्थक है, समान, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, और जैसे उसमें ध्वनि जो हो रहा है ना वो समान ध्वनि है, तो इसमें क्या बोलते हैं, समानार्थक संयुक्त क्रिया। और एक बात देख लेंगे, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, 11 भेद। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, कोई भी चीज का आरंभ करते हैं इस क्रिया में उसे कहते हैं आरंभ बोधक। जिसमें इस क्रिया में जब समाप्ति, जब उसका खत्म होने का बोध कराता है उसे कहते हैं समाप्ति बोधक। जिस क्रिया में निष्पत्र करने का बोध कराता है उसे कहता है अवकाश बोधक। जिस क्रिया में अनुमति लिए जाने का बोध कराता है उसे कहता है अनुमति बोधक। जिस कार्य को नित्यता यानी बंद ना होने का ऐसा स्थिति होता है बोध कराता है तो उसे नित्यता बोधक। जिस कार्य को आवश्यकता मतलब करना जरूरी है वह ऐसा बोध कराता है तो आवश्यकता बोधक। जिस क्रिया को करने के लिए निश्चय है, एकदम निश्चय होगा, उसे कहते हैं निश्चय बोधक। जिस क्रिया को करने में अपनी इच्छा प्रकट होती है, अपनी इच्छा का बोध कराता है, वह कहते हैं इच्छा बोधक क्रिया। अब आते हैं जिस क्रिया को करने से अभ्यास का बोध होता है उसे अभ्यास बोधक क्रिया। जिस क्रिया को करने से शक्ति का बोध होता है वो शक्ति बोधक क्रिया। जिस क्रिया में दो समानार्थक या समान ध्वनि वाले क्रिया जब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर ज़्यादा समझोगे ना तो फिर सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आज हम लोग समझे क्रिया क्या है, क्रिया के उदाहरण क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन से क्रिया होते हैं, क्रिया में कर्ता का क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्या समझे धातु क्या होता है, धातु का रूप कैसे होता है, सामान्य रूप क्या होते हैं, क्रिया के भेद क्या क्या है ना। 11 क्रिया है, जिस 11 क्रिया में एक संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया में कितने भेद हैं, है ना, वो सब समझे। तो फ्रेंड्स आप सबों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ बोलने का हो तो वह कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।